To know the स्टार्ट result देखो and to यहीं know से the किए थे हम financial. लोग, है ना, अकाउंट्स का स्टार्ट ही हम लोग यहीं से किए थे मेरे क्लास में, आई थिंक। दो पर्पस से अकाउंटिंग पढ़ते हैं बताया गया था ना, टू नो द The result. रिजल्ट, है ना। रिजल्ट मींस प्रॉफिट, एक साल पूरा काम किया है, गुड्स खरीदा है, गुड्स बेचा है, तो क्या हुआ, अल्टीमेट गेन हुआ या लॉस हो रहा है। और दूसरा टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, राइट ना, दिस फाइनेंशियल पोजीशन, राइट। तो इन दोनों के लिए ही वह एक स्टेटमेंट बनाता है विच इज नोन एज फाइनेंशियल, ठीक है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आती है फॉर सोल प्रोप्राइटर, ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, फिर क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, ठीक है। तीसरा Balance क्या sheet. आएगा, बैलेंस शीट आएगा, और चौथा भी होता है क्या, और कुछ आता है, स्टूडेंट के लिए नहीं होता है लेकिन प्रैक्टिकली होता है, दिस इज नोट्स। जैसे अब आप डेप्रिसिएशन पढ़ चुके हो, डेप्रिसिएशन में कौन सा मेथड यूज किया, तो कोट करना पड़ता है, वी हैव यूज्ड एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। डेप्रिसिएशन का रेट कौन सा लिया, मेथड कौन सा ऑप्ट किया, गेटिंग द पॉइंट, व्हाट मेथड हैज बीन अडॉप्टेड। या इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कॉस्ट पे हो रहा है या किस पे हो रहा है, गेटिंग द पॉइंट। देखो आप बोलोगे AS2 बोलता है कि कॉस्ट एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर पर होना चाहिए, है ना, लेकिन ये AS2 क्या स्मॉल ट्रेडर या प्रोप्राइटर्स पर एप्लीकेबल है या नहीं। तो सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंट, ये सब छोटी छोटी बातें जो पता होना चाहिए, इस चैप्टर से रेलेवेंट नहीं है, बट वी शुड नो, वी मस्ट नो एक्चुअली, सिंस वी आर स्टूडेंट ऑफ अकाउंट्स। ऑल अकाउंटिंग, कितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आज, वेरी गुड, AS1 से लेकर के To 25. AS25 नहीं है बेटा, और आगे बढ़ो 32, ठीक है। 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, किसने इशू किया, हमने बताया था, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने एक टीम बना करके, टीम में बहुत से RBI के भी मेंबर है, कॉस्ट अकाउंटेंट के भी मेंबर है, कंपनी सेक्रेटरी के भी मेंबर हैं, और दिस AS इज कंपल्सरी, मैंडेटरी फॉर कंपनीज एंड, क्या बोलना चाहिए, एंड इट इज ओनली इंफॉर्मेटिव फॉर ऑप्शनल, यस ऑप्शनल इज बेटर वर्ड, ऑप्शनल फॉर सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में, सॉरी, सोल प्रोप्राइटर में इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कॉस्ट और एनआरपी लोअर पर हो कोई जरूरी, बेहतर है, इट इज रिकमेंडेटरी, बेटर टू फॉर ऑप्शनल को क्या हम लोग बोलते हैं, रिकमेंड किया कि आप करो तो अच्छा है, रिकमेंडेटरी फॉर होम, सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप, ठीक है, राइट ना। तो अब हम लोग किसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका पढ़ने जा रहे हैं, एक्सक्लूसिवली सोल प्रोप्राइटर। तो उनके लिए AS2 रिकमेंडेटरी है, तो उनको सपोज वो कॉस्ट पर ही वैल्यू कर रहे हैं हमेशा, तो ये तो लिखना पड़ेगा, या एनआरवी पर ही वैल्यू कर रहे हैं या लोअर पर वैल्यू कर रहे हैं, उन्हें लीफो लिया है वैल्यूएशन के लिए या फीफो लिया है, कौन सा मेथड लिया है, ये सब बताना पड़ेगा ना। प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम लोगों को एज अ स्टूडेंट क्वेश्चन मिल जाता है, डेप्रिसिएशन का ये रेट है, एसएलएम है, लेकिन प्रैक्टिकल में तो ऐसा नहीं होता ना। प्रैक्टिकल में तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खुद चूज करता है कि हम डेप्रिसिएशन इस रेट पर लेंगे और ये हमारा मेथड होगा, आउट ऑफ 8 मेथड्स वी हैव व्हाटएवर वी हैव स्टडीड। तो ये सब लिखना पड़ेगा ना, कहाँ लिखा जाएगा, ऑल विल बी रिटेन इन द नोट्स, दैट्स इट। समझ में आ गया। ट्रेडिंग पीरियड बैलेंस शीट बनाने का मकसद क्या है, टू नो द रिजल्ट, ये रिजल्ट बताता है। अब बैलेंस शीट बनाने का मकसद क्या है, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। आज फिर पेन इधर उधर हो रहा है,
फाइनेंशियल पोजीशन, राइट। तो अब आप समझ गए हो कि फाइनल अकाउंट में हमें करना क्या है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट ही तो बनाना है, विच इज वेरी सिंपल। आप लोग को पता है फॉर्मेट, तो पता है सारे बच्चों को कि फॉर्मेट जानना है। फिर से प्रॉफिट जानने के लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं, टेल मी। ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट, है ना, सॉरी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग पीएल कौन सा अकाउंट है, इफ आई से दिस इज अ, कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का नेचर क्या होता है, सारे एक्सपेंसेस, डेबिट होता है, इनकम एंड डेबिट साइड, है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड क्रेडिट। ठीक है, या क्या लिखते हैं हम लोग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। और क्या लिखते हैं इसके नीचे या ब्रैकेट में, वो ऊपर लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड। इन द बुक्स ऑफ ऊपर लिखते हैं, है ना, इन द बुक्स ऑफ वी राइट हियर, in the books of so and so, right? Trading and profit and loss account, यहाँ क्या लिखते हैं, for the year ended on, ठीक है, 31st March 2020। मार्च हो, कोई जरूरी कि मार्च ही होगा, we know it may end on December और जून और सितंबर, whatever। इसका पीरियड 12 महीने ही हो, कोई जरूरी है नहीं जी। ये 6 महीने के लिए भी बन सकता है, 2 साल के लिए भी बन सकता है। सोल प्रोप्राइटर के केस में ऐसी कोई बंदिश नहीं है, लेकिन एक कस्टम, एक परंपरा है, एक तरीका है कि हम लोग इसे 12 महीने के लिए बनाते, चाहे वो कैलेंडर ईयर हो, जनवरी टू दिसंबर हो, चाहे वो अकाउंटिंग ईयर हो, फाइनेंशियल ईयर व्हिच स्टार्ट्स ऑन 1st April of each year and ends on 31st March of next। ठीक है, फॉर्मेट मुझे बताना है या आप लोग बताते जाओगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, फिर अभी सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। टू परचेज, इनर कॉलम में लिखाएगा टोटल परचेज लेस परचेज रिटर्न आउटवर्ड, है ना, रिटर्न आउटवर्ड भी जिनको आप बोल सकते हो। ब्रैकेट के अंदर है मतलब वो नेगेटिव है, माइनस है ना। इसके बाद और क्या, टू डायरेक्ट एक्सपेंस। यस, बेटर वर्ड इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस एग्जांपल क्या क्या होते हैं, बहुत सारे, फ्रेट एंड कैरेज, कस्टमर इंश्योरेंस, कैरेज इनवर्ड, अनलोडिंग चार्जेस, फ्रेट बोलो, कैरेज बोलो, ठीक है ना, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट। थर्ड रॉयल्टी भी हो सकता है, कभी कभी आपको रॉयल्टी मिल जाए ये नाम से, ठीक है, रॉयल्टी हो सकता है। और क्या हो सकता है यहाँ पर, अनलोडिंग चार्जेस, कभी कभी आपको लेबर दे देता है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री नाम से जो भी खर्च होते हैं, शायद आप लोग को याद कराया गया होगा, फैक्ट्री नाम से जो भी खर्चे होते हैं यही लिखना है। ऑफिस नाम से जो भी खर्चे होते हैं वो पीएल में ले जाओ, लेकिन फैक्ट्री के नाम से, जैसे फैक्ट्री रेंट है, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री है, डेप्रिसिएशन, हाँ डेप्रिसिएशन लगता है कि पीएल का आइटम है, लेकिन डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री लिख देगा तो ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ऑन फैक्ट्री लिख देगा तो फैक्ट्री से रिलेटेड, फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, वर्कशॉप, वर्कशॉप जहाँ चीजें बन रही हैं, गुड्स बन रहा है, ठीक है। तो ये सारे खर्चे फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं यहाँ आएंगे, राइट। चाहे वो हेलो, हाँ बोलो निशा, अच्छा तुम ये आ गई हो, ओके ठीक। टू गैस, वाटर एंड फ्यूल मैम। हाँ, टू गैस, वाटर, टू वेजेस, और क्या क्या, वेजेस, यस वेजेस, जरूर वेजेस पे हम लेबर बोल रहे थे, बट वेजेस भी हो सकता है,
और wages, insurance in transit, insurance in, कल भी क्लास में ऐसा प्रॉब्लम आया था क्या? जो भी आ रहा है पेन चलने में, राइट ना? जनरली ये सारे खर्च, इन खर्चों में एक सिमिलैरिटी है, आप बता सकते हो ये खर्चे, यस यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा हुआ, आप अलग अलग भी लिखोगे एग्जाम में, एक्चुअली आप अलग अलग लिखोगे, राइट ना, टू करके, लेकिन इनको एक मेजर हेड में हम लोग डाल सकते हैं, टू डायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब क्या? ये सारे खर्चे, कोई बताएगा? कोई आइडिया कैसे खर्च आपको लग रहा है प्रोडक्शन करने में? तो ये तो हम लोग मैन्युफैक्चरर के लिए तो प्रोडक्शन करने में हम बोल सकते हैं, लेकिन ट्रेडर के भी ट्रेडिंग पीरियड में कभी कभी फैक्ट्री रेट एक्सेट्रा दे देता है। ट्रेडर कौन है? जो प्रोडक्शन नहीं करता, जो बनी बनाई चीजों को, रेडीमेड चीजों को लाता है, उनको एज इट इज बेच देता है में माइनर चेंजेस, राइट ना? तो ये हम एक चीज बोल सकते हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ इन्वेंटरी, गुड्स को लाने में जो खर्च हो रहा है, ये सारे बनी गुड्स को क्या करने में, बेचने में नहीं, गोडाउन तक लाने में, these are procurement, procure करना मतलब खरीदना, these all expenses are relating to procurement of goods, कैरेज आउटवर्ड नहीं है, वो बेचने में, जब आप बेच रहे हो तो वहां भाड़ा देते हो अगर, तो वो कैरेज आउटवर्ड होता है, वो नहीं है यहाँ, कैरेज इनवर्ड है गुड्स को लाने में। गोडाउन रेंट नहीं है, गोडाउन रेंट मतलब जब चीजें बन गई, तैयार हो गई, तब वो गोडाउन में रखा गया, या गुड्स को जब खरीद करके ले आए तो गोडाउन में रख दिया गया, उसमें रेंट लगता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगता है, तो यहाँ नहीं आता, कहा जाता है रियल वेज। तो these all expenses are relating to, क्या हमने कहा, procurement, procurement of goods, ठीक है? गुड्स तो समझ में आता है, गुड्स वर्ड क्या है, गुड्स और एसेट में अंतर है, फिक्स एसेट और गुड्स से बहुत बड़ा अंतर है। गुड्स का मतलब ही वी ऑल नो परचेज फॉर रीसेल पर्पस, तो प्रोक्योरमेंट ऑफ इन्वेंटरी भी आप इससे बोल सकते हैं, ठीक है? अब इसके बाद क्रेडिट साइड चलते हैं। क्रेडिट साइड का फर्स्ट आइटम, वेरी फर्स्ट आइटम क्या होता है? बाय सेल, ठीक है ना? इनर कॉलम में लेस सेल्स रिटर्न, राइट, सेल्स रिटर्न, नेगेटिव में ब्रैकेट and the total outside में net amount, let's say. The second item is by closing stock, right ना? और इसके बाद अब ट्रेडिंग अकाउंट, आई थिंक दिस इज ओवर ना, ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, जो साइड ज्यादा है, सपोज क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, सपोज टोटल इज कमिंग 5 लाख ऑफ क्रेडिट साइड, this is coming suppose 5 lakh, right? Same amount will be written, you all know this actually, है ना? और उसमें से सारे खर्चे को लेस करके क्या मिलता है अपने को, सपोज ऑल एक्सपेंसेस आर 4 लाख, तो बैलेंस विल बी 1 lakh, right? And this is known nothing but to gross profit transferred where? Transferred to profit and loss account, ऐसे लिख दिया जाए, right? Trading account is over. Trading account is a nominal account. It incorporates what? इसमें क्या लिखते हैं? All direct expenses relating to procurement. कह सकते हैं ना? एक नंबर का क्वेश्चन, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या डेबिट करते हैं? All direct expenses relating to procurement of goods या procurement of goods. क्रेडिट क्या करते हैं इसमें? इनडायरेक्ट, सॉरी, क्रेडिट क्या करते हैं इसमें? ये क्या है? डायरेक्ट इनकम है कि नहीं? सेल से, सेल करना हमारा मेन काम है। डायरेक्ट इनकम, क्या इनडायरेक्ट इनकम भी हो सकता है? हाँ जी,
हो सकता है कमीशन मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, रेंट मिल गया, तो वो सब इनडायरेक्ट इनकम है। कहाँ चले जाता है? मेन बिजनेस हमारा कमीशन अर्न करना नहीं है, डिस्काउंट अर्न करना नहीं है, मेन बिजनेस तो सेल करना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या समझ में आया? It relates only with all expenses and all income which are directly related to the main business. गुड्स का आना और गुड्स का जाना, यही तो है। Can I say this? अगर हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट को बनाएं, डेबिट क्या करते हैं? ऑल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू गुड्स का आना। क्रेडिट क्या करते हैं? ऑल इनकम विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद गुड्स का जाना, है ना? आप बोलोगे फिर क्लोजिंग स्टॉक को क्यों लिख रहे हैं? क्लोजिंग स्टॉक क्यों लिखा है? क्या ये खर्च है ये दोनों? या तो आप बोलते हैं कि ऑल एक्सपेंसेस लिखो, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखो, राइट ना? What we write here? We write actually here all direct expenses, right? And this is includes direct income, है ना? This is income part. तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्यों लिखा जाता है? कोई बताओ why? क्या ये इनकम है? क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए, यू आर वेरी करेक्ट। इस साल के सेल में ओपनिंग स्टॉक इंक्लूड है। गुड आंसर यू आर गिविंग। सेल में क्या इंक्लूडेड है? ओपनिंग स्टॉक इंक्लूडेड है, यस। और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है? परचेज में। तो इसलिए उसको अलग करने के लिए, टोटल निकालने के लिए, सेल का टोटल कितना हुआ, या फिर इसको दूसरी तरीके से फिर से ट्रेडिंग एनपीएल बना रहे हैं। यहाँ आपने इस साल का सेल लिख दिया, राइट, टोटल से। और यहाँ पर इस मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था कभी? मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या? वन ऑफ द कॉन्सेप्ट रेवेन्यू इनकम को ट्रीटेड किया जाता है ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। हाँ, मैच कराना है। ऑल इनकम को आप मैच करा दो। इस इनकम को अर्न करने में जो खर्च लगते हैं वो इसमें लिख दो और तराजू की तरह तोल दो। एक पलड़े में आपने इनकम डाल दिया इस साल का, और दूसरे पलड़े में क्या डाल दिया? उस इनकम को अर्न करने में जो हमने खर्च किया। तो हमने जो भी खर्च किया, जैसे अभी ऊपर में इतना बड़ा लिस्ट था डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे खर्चे डाल दिए। परचेज इज ऑल्सो ए खर्च, राइट ना? परचेज इज ऑल्सो एन एक्सपेंस। सपोज परचेज किए 100 यूनिट्स ऑफ लैपटॉप और सेल कर रहे हैं 80 यूनिट्स ऑफ लैपटॉप, तो क्या तराजू में आपने यहाँ पर 100 पीस ऑफ लैपटॉप और हर लैपटॉप सपोज करते 20,000 रुपए का है, तो बड़ा एग्जाम्पल लेते तो डेटा बड़ा हो जाता है, 20,000, कोई बात नहीं, ठीक है ना? तो यहाँ पर कितना आ रहा है? आई थिंक 20 lakhs आ रहा है क्या, कि 2 लाख आ रहा है? 2 lakhs है ना? 2 with how many zeros? 6 zeros, 20 lakhs आ रहा है, राइट ना? और हमने बेचा 80 लैपटॉप एट द रेट ऑफ से 30,000, 20,000 करके लैपटॉप को बेच दिया, 24 लाख, राइट ना? और सपोज करते और कोई खर्च नहीं है, तो क्या प्रॉफिट हम कह सकते हैं कि 4 लाख का प्रॉफिट है? कैन वी से दिस? 4 लाख का प्रॉफिट है, कैन वी से दिस? टेल मी। नो एक्सपेंस, नो ओपनिंग स्टॉक था ही नहीं, 100 लैपटॉप खरीदे, 80 बेच दिए और कोई खर्चा भी नहीं है। सपोज यही है ट्रेडिंग में, तो हम जीपी लिख दे 4 लाख, आप खुश हो जाओगे? क्या ये सही ट्रेडिंग बन रहा है? क्यों नहीं?
क्योंकि ये मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया। खर्च आपने डाला है 100 लैपटॉप का और इनकम डाला है 80 लैपटॉप का, और बोल रहे चल राजू की तरह तोल दो, तो दोनों पढ़ने में क्या बैलेंस हो पाएगा? नहीं। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 20 30,000 इतना लॉस में नहीं बचेगा। 30,000 एक्चुअली पेन सही नहीं चल रहा है, तो आधा कंसंट्रेशन तो मेरा यही टूट रहा है। आप लोग करेक्ट कर देना, ठीक है, राइट ना? तो क्या ये 4 लाख का प्रॉफिट सही है? आंसर इज नो। गया? इसको फिर ऑफ करना। ऐसा होता तो नहीं था ना, अपने आप ऑटो आ जाता है। आज ही हो रहा है। ऑन भी नहीं सर। आप लोग भी यहाँ पर ना ज्वाइन करो। सबके पास है क्या मोबाइल? स्विच होगा। स्विच ऑफ करके ऑन, यही है ना इसका, ये इसी का नहीं है ना? प्लग में से कौन सा स्विच होगा उसका? हाँ ठीक है, ठीक है। अब इससे ऑन करें ना, आ जाना चाहिए, आ जाएगा। बोलिए क्या ट्रेडिंग अकाउंट आपको अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है? आंसर इज नो। कौन से कॉन्सेप्ट का ये क्या बोलते हैं डिस फॉलो करना है? कॉन्सेप्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट का। तो मैच कराने के लिए अगर 100 यूनिट्स इधर है तो 100 यूनिट्स इधर भी होना चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिखा। अब इसका वैल्यू आपको पता है, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर पे कर देना, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। तो अभी कॉस्ट है आप देख लो 20,000 रुपया, एनआरवी है 30,000 रुपया, मोटा मोटी उसमें से खर्च को लेस करना चाहिए, एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस। लेकिन तब भी लग रहा है कि एनआरवी ज्यादा है, तो कॉस्ट पे मतलब 20 लैपटॉप एट द रेट ऑफ 20,000 ईच है ना। तो कितना हो जाए? 4 लाख हो गया, तो 8 लाख टोटल हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको दिख रहा है 8 लाख। The entire profit is 8 lakh, है ना? ये कुछ बढ़िया लग रहा है, और उसमें कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो वो भी लिख दिया जाएगा, राइट ना? तो कैसे निकाला गया? क्लोजिंग स्टॉक को क्यों लिखा जा रहा है? इन ऑर्डर टू फॉलो मैचिंग कॉन्सेप्ट, या in other words we can say to know the true cost of goods sold, COGS इसको हम लोग बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स। डेबिट साइड खर्च साइड है, यहाँ हम लोग परचेज नहीं लिख रहे, रादर वी आर राइटिंग COGS। COGS में क्या क्या आता है? वी ऑल नो क्या क्या आता है, टेल मी। परचेज सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंस साइड होता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। अगर डायरेक्ट यूनिट्स में हाँ डायरेक्ट एक्सपेंस भी आएगा, लेकिन अगर हम डायरेक्ट एक्सपेंस को अलग लिखें तो कम से कम इतना तो होना चाहिए था, माइनस क्लोजिंग होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, राइट ना? तो इसी को अगर हम लोग परचेज के ऊपर ओपनिंग स्टॉक लिख दे, यहाँ पर परचेज के ऊपर वी आर राइटिंग हियर टू ओपनिंग स्टॉक, राइट? फिर परचेज लिख दे और यहीं पर क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दे, या फिर क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिख दे, तो एक ही बात है ना। कैन आई से कि या तो आप ऐसे लिखो टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज और क्लोजिंग स्टॉक, चाहे इनको लिखो, या ट्रेडिंग अकाउंट में आप डायरेक्ट सिर्फ लिख दो टू COGS, एक ही बात है।
COGS. This could be the reason. COGS. Right? Right? प्लस डायरेक्ट, हाँ COGS में आप सही बोलो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आते हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए, ठीक है, क्लियर ना, राइट। सो तो एक चीज तो क्लियर हुआ कि क्लोजिंग स्टॉक क्यों लिखा जाता है। देखिए सेकंड इज द फॉर्मेट फॉर व्हाट, सेकंड क्या पढ़ना है अपने को, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबको आता है, ड्राफ्ट करने की जरूरत है पूरा Yes, डिटेल ma'am. में। बाय क्या लिखे या सबसे पहला आइटम ग्रॉस Gross profit. ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस लॉस होगा तो Debit side. टू GL ग्रॉस लॉस, राइट। अब उसके बाद क्रेडिट साइड और क्या क्या आएंगे, क्रेडिट साइड ऑल इनडायरेक्ट Other income. बाय अदर इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, Non-trading income. ठीक है, हम लिख नहीं रहे, पेन प्रॉब्लम कर रहा है, क्या क्या इसमें आएगा, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, है ना, Bank interest. बैंक Rent on इंटरेस्ट property. रिसीव्ड अगर है तो, रेंट ऑन प्रॉपर्टी, वेरी गुड, और इसमें आएगा Dividend from share. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। प्लीज आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करो, पता नहीं क्यों वो एक हैबिट है कि पेन नहीं चल रहा है। प्रॉफिट ऑन Buy dividend from share. सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, हाँ बाय डिविडेंड ऑन शेयर, शेयर से अगर डिविडेंड मिल रहा है, डिवेंचर से अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, वैसे सारे इनकम जो इनकम है लेकिन बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं, ठीक है ना। अब आते हैं टू साइड, टू व्हाट, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। Management expense. हाँ मैनेजमेंट एक्सपेंसेस अगर स्टार्ट करें तो सैलरी है, रेंट है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन चार्जेस, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, आपको सब पता है ना। इसको अगर ब्रॉडली हम चाहे तो दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं जिसको आप एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हो या मैनेजमेंट बोल सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, या व्हाट यू हैव सेड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, ऑल मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, ऑल Maintenance expense. राइट। इसमें क्या क्या आ जाएगा, स्टार्ट फ्रॉम सैलरी से, ठीक है, सैलरी, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी, Printing and stationery. Telephone charge. PNS, क्या कहा, इलेक्ट्रिसिटी में आ गया वो, ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, To insurance. To audit fee. डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस इन गोडाउन एंड फैक्ट्री, फैक्ट्री का इंश्योरेंस छोड़ के बाकी सारा, ऑफिस का इंश्योरेंस होता है, ठीक है, क्या बोला गया यहाँ पे, इंश्योरेंस, पोस्टेज, To legal charge. लीगल चार्जेस, ऑडिट फी, यस, ये रेसिडुअल होता है, जो खर्च कहीं नहीं जाएगा वो यहाँ आता है, ये भी बोला जाता है, ठीक है, ऑडिट फी, ओके, लीगल, ऑल लीगल चार्जेस, प्रोफेशनल चार्जेस, आपने किसी प्रोफेशनल का सर्विस लिया उसका चार्ज यहाँ आएगा, Repair and renewal. वेरी गुड, लीगल चार्जेस और रिपेयर्स, यस, बहुत सारे खर्चे आपने बोल दिए, और भी कुछ याद आ रहा तो यू कैन से, To depreciation. डेप्रिसिएशन हम लोगों ने लिख लिया, और बताइए थोड़ा जोर से, आवाज नहीं आई, पोस्टेज एंड टेलीग्राफ, पोस्टेज लिख लिया, पोस्टेज एंड स्टेज, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज एंड लिख करके दिखाया नहीं, POSTAG, बैड डेट, यस, To advertisement. बैड डेट, राइट, ओके, एक एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ देखो हमने ब्रॉड हेड किया है ऑफिस, ये थोड़ा हाई लेवल का पढ़ा देगा, आप नहीं भी ब्रॉड हेड करोगे तो चलेगा, दूसरा एक ब्रॉड हेड हम यहाँ कर रहे हैं सेलिंग एक्सपेंसेस,
एक होता है बिजनेस को चलाने का खर्च, एडमिनिस्टर करने का खर्च, और दूसरा होता है गुड्स को बेचने का खर्च, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस। इसमें पता है क्या आएगा, बता सकते हो सेलिंग एक्सपेंस में क्या आएगा? To salary, selling staff. सैलरी टू सैलरी टू सेलिंग स्टाफ, वेरी गुड, सैलरी टू Selling सेलिंग स्टाफ। और बोलो, to advertisement, to go down कमीशन टू rent, to सैलरी carries स्टाफ, out. कमीशन, है ना। पैकेजिंग, वेरी गुड, पैकेजिंग आएगा यहाँ पर। मैम बट बैड डेट आएगा, अच्छा बैड डेट के लिए बात करते हैं। पैकेजिंग आएगा, पैकेजिंग, यस। तीसरा ड्राइवर का सैलरी आएगा, या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कैरेज आउटवर्ड आएगा, है ना, Yes, ma'am. कैरेज आउटवर्ड, गोडाउन रेंट, कैरेज आउटवर्ड, गो डाउन रेंट, यस, है ना। ऑल एक्सपेंसेस व्हिच रिलेट्स टू सेलिंग। एडवर्टाइजमेंट लिखो, सबसे आपको इसी में रहता है। देखो क्या ये बाइफरकेट करना जरूरी है? फाउंडेशन लेवल पर बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैम क्यों पढ़ा रही है? नॉलेज के लिए, ठीक है। सेलिंग, यहाँ पहला खर्च आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, क्या क्या है यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा आता है सेलिंग एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू फॉर सेलिंग ऑफ गुड्स। इसमें खर्च है पैकिंग। पैकिंग तीन प्रकार का होता है, देखो ये भी नॉलेज की। एक होता है कंपलसरी पैकिंग, जिसको प्राइमरी पैकिंग कहते हैं, उसके बिना गुड्स बिकेगा ही नहीं। प्राइमरी पैकिंग, जैसे इफ यू आर सेलिंग शूज तो एक बॉक्स होना जरूरी है। इफ यू आर सेलिंग सपोज सम लिक्विड से सम केमिकल या सैनिटाइजर आप बेच रहे हो, खरीदे और ड्रम के ड्रम सैनिटाइजर छोटे छोटे बॉटल्स में पैक करके बेच रहे हो, तो वो बॉटल में पैक किया जा रहा है, वो पैकिंग है। वो कैसा पैकिंग में आएगा? प्राइमरी पैकिंग। और दूसरा होता है सेकेंडरी पैकिंग, ठीक है। सेकेंडरी में भी दो तरीके का होता है। एक होता है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, अट्रैक्टिव पैकिंग लाइक ब्यूटी प्रोडक्ट्स, और दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कार्टन्स में पैकिंग, है ना। सेकेंडरी पैकिंग कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार का हुआ। एक होता है फॉर एडवर्टीजमेंट, है ना, आप टू अट्रैक्ट कस्टमर, या आप एक में लिखो फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मेरा पेन नहीं चल पा रहा है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड में लिखेंगे फॉर टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, ठीक है। सेकंड विल बी टू अट्रैक्ट कस्टमर। टेल मी, अट्रैक्ट कस्टमर के लिए अगर आप अच्छा पैकिंग कर रहे हो, यहाँ पर आप लिखो टू अट्रैक्ट कस्टमर। अगर नोट कर रहे हो तो पैकिंग वाला नोट कर लो, ये अच्छा है, ये पता होना चाहिए, घर जाके बोलना नहीं है। पैकिंग एक्सपेंसेस कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो प्राइमरी पैकिंग कहाँ जाएगा? गुड्स को अस्तित्व में लाने के लिए जरूरी है, उसके बिना गुड्स बेच ही नहीं पाएंगे। ड्रम के ड्रम हम सैनिटाइजर खरीदे, लेकिन वो ड्रम के ड्रम नहीं बिकता, वो छोटे छोटे बॉटल्स में बिकेगा, वो बॉटल का खर्च। प्राइमरी पैकिंग ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। प्राइमरी पैकिंग आर पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, DE। प्राइमरी पैकिंग आर पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कलर चेंज करके देखें, कलर चेंज करने से होगा क्या? ठीक है। सेकेंडरी पैकिंग ये होगा कैरेज आउटवर्ड, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, राइट ना। तो ये हो गया एडवर्टीजमेंट ना, दिस इज नथिंग बट एडवर्टीजमेंट। आप कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हो, ये कैरेज आउटवर्ड। तो ये दोनों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन सा एक्सपेंसेस? सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है। बैड डेट क्या है? पैकिंग इज ओवर, बैड डेट क्या है? तो बैड डेट ये डिपेंड करता है आपकी पॉलिसी के ऊपर, आप उसको सेलिंग भी ट्रीट कर सकते हो। क्या बैड डेट होने से सेल बढ़ता है?
सेलिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? जो गुड्स को बेचने के लिए जरूरी है, जैसे एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट करेंगे तो सेल बढ़ेगा। तो क्या बैड डेट गुड्स को बेचने के लिए जरूरी है? देखो, दो सेलर है, मिस्टर ए भी गुड्स बेच रहा है, बी भी गुड्स बेच रहा है। ए कैश में बेच रहा है, बी उधार में बेच रहा है। आप किसके पास जाना पसंद करेंगे? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? देयर आर टू सेलर ए एंड बी। ए सीधा कैश मांगता है, कैश का भाषा जानता है, पैसा दो सामान ले जाओ। अब बी आपको थोड़ा सा लिबरल है, 10 दिन का क्रेडिट फैसिलिटी, आज ले जाओ ना, 10 दिन के अंदर पेमेंट दे देना। तो आप किसके पास एज अ बायर किसके पास जाना पसंद करोगे? बी के पास। तो ये उधार में माल बेच रहा है ना, क्रेडिट सेल कर रहा है। तो क्रेडिट सेल होने से सेल बढ़ता है ना। अगर इसके पास ए के पास 100 कस्टमर आ रहे हैं तो बी के पास हो सकता है 150 कस्टमर आएंगे। और जहां उधार में बेचा वहां पैसा डूबने की संभावना है, बैड डेट होगा ही होगा, कुछ ना कुछ 1% ही होगा, लेकिन हो। तो बैड डेट can be treated as selling expenses since it also helps to increase sale. जैसे एडवर्टाइजमेंट से सेल बढ़ता है वैसे बैड डेट से भी सेल बढ़ता है। उतना हम रेडी हैं 2% लॉस नुकसान सहने के लिए, क्योंकि वो मेरे सेल को बढ़ाएगा। ठीक है, तो बैड डेट कैन, ये आपकी मर्जी, आप उसको ऑफिस का खर्च भी मान लो, और ये आपकी मर्जी, आप उसको सेलिंग एक्सपेंस भी मान सकते हो। तीसरा कैटेगरी, पहला कैटेगरी था ऑफिस एक्सपेंसेस, जिसका दूसरा नाम एडमिनिस्ट्रेशन है, तीसरा मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। दूसरा कैटेगरी क्या आया? कम से कम ये ब्रॉड नाम लिखो अपने कॉपी में। इंटरनल। मैम आवाज कट कट के आ रहा है। आवाज भी अब कट रहा है, अभी तक तो पेन कट रहा था, अब आवाज भी कट रहा है। बहुत देर से कट रहा है, क्या अभी कटना शुरू हुआ? हम धीरे धीरे बोलते चलिए, देखिए। और एक और खर्च आता है टू फाइनेंशियल फाइनेंस, एक्सपेंस। फाइनेंशियल नहीं, फाइनेंस चार्ज, FINANCE, टू फाइनेंस चार्ज। ठीक है, फाइनेंस चार्जेस। फाइनेंस चार्ज का मतलब क्या है? फाइनेंस चार्ज का मतलब पैसे को लाने का खर्च है ना, फाइनेंस चार्ज। कॉस्ट ऑफ मनी, विल इट बी इंटरेस्ट ऑन लोन? यस, अगर लोन लिया है, चार्जेस, वेरी गुड, बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन डिस्काउंट ऑन बिल, डिस्काउंट ऑन बिल, ये सारे डिस्काउंट अलाउड टू पैसे कस्टमर। से रिलेटेड, राइट ना। तो ये 3 ब्रॉड हेड है। चाहो तो आप इसे करो, नहीं चाहो तो मत करो फाउंडेशन लेवल पर, लेकिन जानने के लिए अच्छा है। और इसके अलावा लॉसेस है, लॉस ऑन बाय फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो ये सारे खर्चे जो भी लॉस के नेचर के, वो तीनों में से कौन से हेड में जाएंगे? तो हमने पहले ही कहा था, क्या बोला था कि ऑफिस इज रेसिडुअल। रेसिडुअल मतलब ये सबको अपने में संभाल लेगा, जो कहीं नहीं जाएगा वो यहाँ आएगा, जो खर्चे कहीं नहीं जाएंगे वो इस हेड में आएंगे। तो वी विल राइट हियर। कोई भी खर्च आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कहाँ जाएगा, तो आप इसको यहाँ डाल सकते। सो दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्मा, एंड उसके बाद नेट प्रॉफिट निकलेगा या नेट लॉस निकलेगा, एंड वो दैट विल बी ट्रांसफर्ड वेयर टू कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, लॉस है तो कैपिटल से लेस हो जाएगा। बाकी बनाना आप जानते हो। प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम जर्नल, है ना, वही जर्नल जो हम शुरुआत में पढ़े। इट विल लीड टू द प्रिपरेशन ऑफ लेजर। लेजर के बाद क्या होगा? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस हमें दिया रहेगा इस क्वेश्चन, राइट ना। ट्रायल बैलेंस जब दिया रहेगा तो क्या उससे हम बना पाएंगे? देखते हैं। Trial balance, if we do have trial balance, if we do have a trial balance,
क्या क्लोजिंग स्टॉक में ट्रायल बैलेंस? ये देखो, we have in illustration number 1 a trial balance is here. Trial balance for financial year 2020 of the Pakshi shows following: purchase and sale, debtor creditor, opening stock, closing stock in trial balance. Okay. Other expenses and income, fixed asset and capital. Creditors closing balance 3 lakh. You are required to calculate what? COGS and क्या लिखा है? Amount paid to creditors during the paid to creditors. COGS निकलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा? COGS is equal to what? Opening plus purchase plus direct expenses minus close. ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 2 लाख प्लस परचेजेस 10 लाख. Direct expenses given or not? No direct expenses. And sale is minus closing stock, that is 3 lakh. So COGS is coming, 12 में से 3 गया 9 lakh. So easy, right? क्या ये सही आंसर है? Closing stock has been given in the trial. The answer is incorrect actually. Answer should be 12 लाख. देखो तो कितना है? 9 लाख होगा या 12 लाख होगा, या अगर 12 लाख सही है तो 9 लाख क्यों नहीं सही है? कोई बता सकता है? Anyone can say or explain? हम क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट किया हुआ क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट किया हुआ है किसके साथ? कहाँ एडजस्ट किया हुआ है? एट परचेजेस, ऑलरेडी एडजस्टेड. ये आपको समझ में आया कैसे एडजस्ट किया हुआ है? यही पर कोई ब्लैंक पेज मिल जाए ना पीडीएफ में तो हम उसी में बता देंगे. वहां पर बहुत ज्यादा लिखने में दिक्कत हो रहा है, इसमें दिक्कत नहीं होगी. This is our trial balance and here generally आपको opening stock मिलता है, परचेज मिलता है और क्लोजिंग स्टॉक जनरली कहाँ रहता है? ठीक है. क्लोजिंग स्टॉक जनरली हम लोग को एज एन इंफॉर्मेशन मिलता है, लाइक अ फुटनोट मिलता है आफ्टर ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस में जो भी चीजें आ गई, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि उनका जर्नल पास किया जा चुका है. ट्रायल बैलेंस में आने का मतलब ही है जर्नल हैज ऑलरेडी बीन पास्ड. ठीक है. तो ट्रेडिंग
पीएल बैलेंस शीट बनाने का तरीका क्या है, आप कैसे बनाते हो? देयर इज अ स्मॉल क्वेश्चन, आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन. See, if this is the question, illustration. Illustration number 5. इतना ही लाइट आ रहा है. See, following is the trial balance of C12 on 31st December. Okay. Capital 10 lakh, inventory 2 lakh, cash, machinery, purchase, wages, salary, discount allowed, discount received, sundry expenses, sale, sums owing by customer, that is trade receivable, then trade payable, and total is given. Only one information, value of closing stock is 2,70,000. इसमें ट्रेडिंग भी बन जाएगा. पीएल, वेरी सिंपल क्वेश्चन. ठीक है. हाउ विल यू प्रोसीड? आप सबसे पहले एक फॉर्मेट खींचोगे ट्रेडिंग का, पीएल का, है ना. एंड देन हाउ डू यू प्रोसीड? आप बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट खींच दोगे. आप कहाँ से शुरुआत करते हो फिर बनाने के लिए? ट्रेडिंग से. तो मतलब ट्रेडिंग का आइटम खोजते हो, राइट. यू स्टार्ट विथ ट्रेडिंग. तो ट्रेडिंग में कौन कौन से, लाइक इन्वेंट्री. हियर इन्वेंट्री मींस ओपनिंग स्टॉक. कैश इन हैंड को छोड़ देंगे, मशीन को छोड़ देंगे, फिर परचेज मिलेगा. दैट विल अगेन बी रिटेन इन ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक के नीचे. वेजेस, यस. सैलरी अभी नहीं कर लिखेंगे. डिस्काउंट. इसमें एक तरीका थोड़ा सा फॉलो करेंगे. आप ट्रेडिंग आइटम में ढूंढो, बट ओनली इन डेबिट साइड. अभी क्रेडिट साइड पर दिमाग नहीं लगाओ. फर्स्ट ट्राई टू राइट ऑल आइटम्स ऑफ क्रेडिट साइड, सॉरी डेबिट साइड, ऑल आइटम्स ऑफ डेबिट साइड इन ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है. और जो आइटम होते चले जाए, लाइक इन्वेंटरी, थोड़ा सा एक टिक कर दो, स्मॉल. यस, वी हैव incorporated this in our copy. After that, purchase. Purchase is how much? I think 736, right now? Okay. 18,20,000. 18,20,000. After that, wages लिख लिया हमने. After that सिर्फ ट्रेडिंग का आइटम देख रहे हैं. ट्रेडिंग का आइटम, वो भी डेबिट साइड देख रहे हैं. तो डेबिट साइड हम लोग ने चेक कर लिया. ठीक है. डेबिट साइड एक बार हम लोगों ने चेक किया तो 3 आइटम आया. जर्नल वी आर स्किपिंग, राइट. क्या क्या आया? इन्वेंट्री आया, परचेज आया, एंड वेजेस, राइट ना. नाउ देन स्टार्ट. कहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम लोग? वी विल स्टार्ट ऑन क्रेडिट साइड. ट्रेडिंग आइटम. ट्रेडिंग आइटम लर्न करना पड़ेगा. याद है? बहुत अच्छा है. नहीं है तो एक बार आप परफॉर्मा से याद कर लो. कैपिटल वी विल स्किप. ऑफिस एक्सपेंसेस छोड़ देंगे. सॉरी, डिस्काउंट रिसिप्ट छोड़ देंगे. नेक्स्ट इज सेल. यस, इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे बस, राइट ना. एंड क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक आएगा, बिल्कुल आएगा, सेल के नीचे आएगा. एंड हमारा ट्रेडिंग अकाउंट रेडी हो जाएगा. सिर्फ उसको बैलेंस निकालना बचा रहेगा. दिस आइटम वी हैव रिटन, कोई एडजस्टमेंट नहीं. टोटल वी हैव डन इट. टोटल निकाला, जीपी निकाला, राइट. आफ्टर दैट वी विल अगेन गो टू ट्रायल बैलेंस. अब कौन सा आइटम? फिर से या तो डेबिट साइड उठाएंगे या क्रेडिट साइड उठाएंगे. एक एक करके नहीं. या तो सिर्फ डेबिट साइड देखो या तो सिर्फ क्रेडिट साइड देखो. पहले इफ वी स्टार्ट विद डेबिट साइड, कौन सा?
क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस आइटम। ओके, सो वी स्टार्ट, कैश को छोड़ देंगे, मशीन को छोड़ देंगे, स्टार्टिंग से देखेंगे। हाँ जी, स्टार्टिंग से फिर से देखेंगे, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि बैलेंस शीट आइटम एक साथ रहेगा, ये मिक्स्ड भी रह सकता है, आगे पीछे भी रह सकता है। परचेज में टिक लगा हुआ है, वेजेस सैलरी, यस, इसमें इसको लिख देंगे, डिस्काउंट अलाउड लिख देंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस लिख देंगे, ट्रेड रिसीवेबल छोड़ देंगे, राइट ना? तो ये कहाँ आ जाएगा? दिस वी विल राइट इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू सैलरी, टू डिस्काउंट, टू सैलरीज। हाँ, उससे पहले काम करना होगा, वो जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था यहाँ पर, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस ओवर, दैट वी विल बाइफरकेट करना कोई जरूरी नहीं है, हम एग्जाम में नहीं करेंगे, एक ही बनाएंगे। ये अलग अलग बना के दिखा रहा है, लेकिन जब फाइनल आंसर बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसको एक ही अकाउंट बनाओगे, ये दो बाइफरकेशन का जरूरत नहीं है, राइट ना? तो डेबिट साइड सारे खर्चे आ गए, राइट? उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, एक ही इनकम दिया हुआ, सपोज वी विल राइट एंड वी आर गेटिंग दिस प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, ठीक है? उसके बाद बारी आएगी बैलेंस शीट बनाने की, और बैलेंस शीट में फिर वैसे आप ट्रायल बैलेंस को देखोगे तो सिर्फ डेबिट साइड देखोगे, मिक्स नहीं करना। एक बार डेबिट साइड देख करके पूरा आइटम उठाओ, एक बार क्रेडिट साइड देख करके आइटम उठाओ, दैट इज अ बेटर वे। जब बहुत सारे आइटम्स होते कम से कम ये तो माइंड में सेट है कि डेबिट साइड मैंने कवर कर लिया, ठीक है? तो ये देखो, सी दिस इज द बैलेंस शीट। अगर ट्रायल बैलेंस आपके बुक में खुला हुआ है सामने, तो कैश इन हैंड, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री एंड मशीनरी। इन्वेंट्री मींस कौन सा स्टॉक, ओपनिंग या क्लोजिंग? क्लोजिंग स्टॉक दो जगह गया, एक ट्रेडिंग में भी गया, एक पीएल में भी गया। हियर कैपिटल, कैपिटल आप ऐसे लिखोगे, ओपनिंग बैलेंस इनर कॉलम में जो भी दिया रहेगा, एड नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको ऐड करके दोनों को आप आउटर कॉलम में बाहर शो करें, इनर कॉलम, ठीक है? एंड ट्रेड रिसीवेबल, टेक पेबल वी विल राइट, एंड अगर बिल्कुल सही तरीका है इट विल बी मैच्ड। मेरा दो क्वेश्चन आपसे यहाँ, पहला, कैपिटल को नीचे लिखा है, ट्रेड पेबल को ऊपर लिखा है, क्या ये सही किया है? कैश इन हैंड को ऊपर लिखा है, मशीनरी को नीचे लिखा है, क्या ये सही किया है? यस मैम। फॉर्मेट होता है। हाँ, फॉर्मेट होता है, तो फॉर्मेट में आप क्या ऐसे पढ़े हो? यस, यू आर सेइंग समथिंग, लिक्विडिटी फॉर्म में। आप लोग ऐसे ही पढ़े हो। इसमें दो तरीके से लिखा जाता है, एज पर लिक्विडिटी, लिक्विडिटी अप्रोच, ठीक है? लिक्विड का मतलब क्या होता है? तरल, जो तरल है, जो लिक्विड मतलब इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, उस सबसे ज्यादा जो इजीली कन्वर्टेबल है, जैसे कैश, उसके बाद कैश में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल है डेटर को, उससे ज्यादा मुश्किल है इन्वेंट्री को, और फिक्स्ड एसेट लास्ट में, और अगर गुडविल रहता, इंटेंजिबल एसेट रहता तो वो और नीचे आता। ये एज पर लिक्विडिटी लिया है, तो अगर लिक्विड यहाँ लिखोगे तो यहाँ पर भी करंट लायबिलिटी ऊपर लिखना पड़ेगा। ये तरीका है, ये सही लिखा है क्योंकि इसने लिक्विडिटी अप्रोच को फॉलो किया है। तो यहाँ पर भी करंट लायबिलिटीज ऊपर आएंगे, फिर कैपिटल आएगा, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आएंगे, फिर कैपिटल आएगा, और यहाँ पर कैश इन हैंड से स्टार्ट होते होते गुडविल तक जाए। और दूसरा अप्रोच क्या है? परमानेंसी, बेस्ड ऑन परमानेंसी, ठीक है? कौन कितना परमानेंट है, परमानेंट अप्रोच। उस केस में ऑपोजिट हो जाएगा, कैपिटल ऊपर आएगा, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स, फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स, फिर करंट लायबिलिटी एंड सो ऑन, और उसमें फिर स्टार्ट करेंगे गुडविल से, मतलब ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है? तो दोनों अप्रोच सही है, लेकिन आपको क्या फॉलो करना है ये आप समझो, और दोनों इक्वली एक्सेप्टेबल है।
बुक ऐसा लिख रहा है तो हमें ऐसा ही लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये चीज देखना कि अगर ट्रेड रिसीवेबल यहाँ 1 है तो यहाँ कैश ही 1 होना चाहिए, या ट्रेड रिसीवेबल लिखो और यहाँ गुडविल लिखो तो वो गलत हो जाए, वो सही अप्रोच को फॉलो नहीं करना। क्लियर ना? नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। क्लोजिंग स्टॉक को 2 जगह मैम तो लिखा, किस बेसिस पे लिखेंगे? किस बेसिस पे लिखेगा आपको जो मर्जी, लेकिन जनरली हम लोग परमानेंट अप्रोच पर जाते हैं प्रैक्टिकल में। आज भी अगर हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं किसी क्लाइंट का तो वी फॉलो परमानेंट अप्रोच। इवन आपका बुक भी आगे आप जाके देखोगे परमानेंट अप्रोच को फॉलो। ठीक है, लिक्विडिटी भी कर रहे हो तो कोई काट नहीं सकता, गलत नहीं, लेकिन दोनों साइड लिक्विड अप्रोच रहना चाहिए, ये चीज फॉलो करना है ना। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे आइटम्स को एक ही बार लिखा गया, वापस अगर हम आते हैं कहां पर, ट्रायल बैलेंस में, तो यहाँ जब आप देखोगे टिक होगा तो सब एक बार ही टिक होगा। कैश बैलेंस शीट में जाएगा, मशीनरी बैलेंस शीट एसेट साइड, ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस शीट एसेट साइड, डिस्काउंट रिसीव्ड पीएल क्रेडिट साइड, पेबल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, कैपिटल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, सब एक ही जगह जाएगा, ओनली वन प्लेस। लेकिन ये क्लोजिंग स्टॉक में ऐसा क्या था कि ये बोथ 2 जगह गया, एक गया है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और दूसरा गया बैलेंस शीट में एसेट साइड। व्हाई? आंसर आ गया मेरे पास, गुड आंसर, वेरी वेरी गुड आंसर। और कोई बच्चा? क्लासरूम में तो बहुत बच्चों ने सुन लिया ये, अब अप्लाई योर ब्रेन। ये कहाँ ट्रायल बैलेंस कब बन रहा है? जर्नल हुआ, जर्नल हुआ तो जर्नल में एंट्री जैसे आपने पास किया, परचेज टू कैश, परचेज बढ़ा कैश घटा, इसके बाद लेजर बना, इसके बाद ट्रायल बैलेंस बना, और ट्रायल बैलेंस में परचेज दिखेगा बढ़े हुए रूप में और कैश उतने रुपए से घटा। मतलब जर्नल हुआ तो दोनों साइड का इफेक्ट ले लिया गया, हर ट्रांजैक्शन पर, हर ट्रांजैक्शन का ड्यूअल इफेक्ट होता है, डेबिट भी और क्रेडिट भी। अगर कैपिटल क्रेडिट है तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट, सपोज कैश में आया होगा, कैश उतने रुपए से जरूर बढ़ा होगा, बाद में घटा है क्योंकि परचेज हुआ, ये अलग बात है। अगर कोई आइटम क्रेडिट है, सॉरी डेबिट है, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट क्रेडिट साइड हुआ होगा जर्नल में ही। तो इसका मतलब अगर हम लोग सपोज वेजेस 10 लाख लिख रहे हैं, कहाँ, ट्रायल में, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस अगर लिख रहे हैं डेबिट साइड, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट क्रेडिट साइड कैश में गया होगा। मतलब इनका ड्यूअल इफेक्ट लिया जा चुका है और लेने के बाद ही पोजीशन है। ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम आ चुका है वो एक ही जगह जाएगा। ट्रायल बैलेंस में जो आइटम आ चुका है वो एक ही जगह जाएगा। कहाँ जाएगा भैया बताओ? जो डेबिट है, जो भी डेबिट है, जो भी डेबिट है 2 लाख से लेकर के 8,50,000 का जो भी डेबिट है, कहाँ जाएगा बताओ? जो भी डेबिट है ट्रायल बैलेंस से वो ट्रेडिंग पीएल में कहाँ जाएगा? या तो ट्रेडिंग पीएल के डेबिट साइड जाएगा या तो बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा। इसीलिए डेबिट जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फाइनल अकाउंट बनाने में आपको महारत हासिल हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते पता है, पूरा परफॉर्मा 2 पेज में खींच देते हैं, एक में ट्रेडिंग पीएल पूरा बड़ा सा और दूसरे में बैलेंस शीट, और सिर्फ डेबिट साइड देखते हैं। जैसे इन्वेंट्री दिखा, ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? ट्रायल का, सॉरी ट्रेडिंग का पहला आइटम। कैश कहाँ जाएगा? तो बैलेंस शीट में सबसे नीचे जाकर के एसेट साइड में यहाँ लिख देते हैं, ओपनिंग स्टॉक यहाँ लिखेंगे। देखिए ये हमारा दोनों खुला हुआ है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, राइट ना? छोटा सा क्वेश्चन है, अभी एडजस्टमेंट नहीं है, अब हम सिर्फ डेबिट साइड को देख रहे हैं और बना रहे हैं आंसर। ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्या दिख रहा है?
कैश, यहाँ कैश लिख दिए 1,44,000। तीसरा क्या दिख रहा है, मशीनरी, यहाँ लिख दिए 7,36,000 गैप लेकर के। फिर परचेज, टू परचेज 18,20,000। फिर वेजेस, टू वेजेस कितना है 10 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद टू सैलरी, थोड़ा ही बड़ा रहेगा, पूरा एक पेज में रहेगा, मेरे पास जगह कम इसलिए मैं आपको ऐसे ही शॉर्ट में दिखा रहा है। टू सैलरी 10 लाख, समझ में आ रहा है। एक पेज में आप ट्रेडिंग पीएल खोल लो और हर क्वेश्चन नए पेज से बनाओ, पूरा कॉपी खुलेगा आपका। इफ दिस इज योर कॉपी, बोथ पेज, इस पेज में ट्रेडिंग पीएल बनेगा और दूसरे पेज में बैलेंस शीट बनेगा। कोई पेज का वो नहीं करना कि इतना पेज बच गया, बैलेंस शीट तो यही बन गया है मेरा, इतना बच गया है तो अगला क्वेश्चन यहीं से बना दे, कभी नहीं। अगला क्वेश्चन के लिए नया पेज जाएगा, नया पेज में नया क्वेश्चन बनेगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आप क्या बनाओगे, ट्रेडिंग पीएल, पूरा फॉर्मेट बड़ा सा खींच के रख दो पूरा पेज में और बैलेंस शीट आधे पेज में, और इस तरीके से बनाओ। सिर्फ डेबिट साइड पर देखो, अगर एडजस्टमेंट हो तो एडजस्टमेंट के साथ होगा, वो आ जाएगा प्रैक्टिस करने से। कहाँ तक पहुंचेंगे, डिस्काउंट अलाउड कहाँ आएगा, सैलरी के नीचे आएगा, राइट ना, 50,000। फिर इसके बाद यहाँ ही देखो, बस ये डेबिट साइड बढ़ते जाओ। 50,000 के बाद क्या है, ऑफिस एक्सपेंसेस है ना, ऑफ सैलरी ऑफिस एक्सपेंसेस 6 लाख, राइट। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, तो बैलेंस शीट अगले पेज में रहेगा हमारा। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटा, कैश के ऊपर आएगा, देख रहे हो, लिक्विड हम लोग परमानेंट अप्रोच भी फॉलो कर रहे हैं। कितना है, 8,50,000। तो डेबिट साइड तो हम सब ओवर हो गए ना, रिलैक्स हो गया ना, कि डेबिट साइड तो सब हमने लिख दिया। कहाँ गया डेबिट साइड, या तो ट्रेडिंग पीएल के डेबिट में आएगा या तो बैलेंस शीट के एसेट में। अब हमारा पता है सिर्फ क्रेडिट आइटम बचे हैं। स्टार्ट करते कैपिटल, बैलेंस शीट में यहाँ लिखेंगे कैपिटल, राइट ना, 10 लाख। इसके बाद ये 30,000 क्या है, दिस इज डिस्काउंट। मेरा फर्स्ट हो रहा है, आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो यहाँ पर जो पीएल बन रहा होगा, पीएल में यहाँ पर लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, जो भी अमाउंट है 30,000। इसके बाद 50 लाख सेल, देखो बाय सेल कितना बाद में लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में लिखिएगा जीपी, क्या दिक्कत है। और इसके बाद क्रेडिटर, क्रेडिटर 3,70,000, राइट ना। अब क्लोजिंग एडजस्टमेंट देख लेते हैं, ये दो जगह जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन मेरा था, हमने आपसे पूछा था क्लोजिंग स्टॉक दो जगह क्यों जाएगा, आंसर अब आप दो। आई थिंक आप लोग के माइंड में आ रहा है। जो भी चीजें ट्रायल बैलेंस में आ गया है उसका डेबिट क्रेडिट हो चुका है, जर्नल पास हो चुका है। अगर ये 18-20 से डेबिट है तो कहीं ना कहीं इसके कारण कुछ ना कुछ तो क्रेडिट हुआ होगा, लेकिन जो एडजस्टमेंट में है इसका जर्नल पास नहीं हुआ है, तो अभी जर्नल पास करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल हाँ। क्या जर्नल पास होगा क्लोजिंग स्टॉक के लिए, क्लोजिंग स्टॉक के लिए जर्नल क्या पास होगा, तो आप इन्वेंट्री को या क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करोगे, कितना अमाउंट था 2,70,000, या तो टू परचेज करो या तो फिर टू ट्रेडिंग अकाउंट कर दो डायरेक्ट। ये जर्नल पास नहीं हुआ है, बाकी सब चीज के लिए जर्नल हो चुका है। तो क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट है, एक लेजर है, ट्रेडिंग में बाय क्लोजिंग स्टॉक होगा कि नहीं होगा, सेल के नीचे आ गया ना, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक एक एसेट है, अभी तो ट्रेडिंग में आपने क्रेडिट कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ लिख दिया, ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, मतलब आपने क्रेडिट का तो एंट्री पास कर दिया, वेयर इज डेबिट, और डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं होगा तो बैलेंस शीट मैच नहीं होगा। For every transaction there is dual effect. For every debit there is a corresponding credit, या हर क्रेडिट के लिए एक डेबिट है। तो आपने क्रेडिट किया है यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट को, डेबिट बैलेंस शीट का एसेट साइड, राइट और नॉट। बैलेंस शीट में ये कैश है, डेटर है, इसके ऊपर कैश, डेटर के ऊपर, मशीन के नीचे परमानेंसी अप्रोच क्या लिखेंगे, इन्वेंट्री लिखेंगे,
यहाँ पर सारा एसेट, ऑल एसेट हैज कौन सा बैलेंस, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट बैलेंस। यहाँ आप डेबिट लिख रहे हो, ये वाला डेबिट, ये जर्नल पास करने के बाद ये 2,70,000 वाला यहाँ डेबिट लिखाया है, राइट, और यहाँ पर क्रेडिट लिखा है। तो अब बैलेंस शीट भी मिलेगा। क्या समझे, अगर ट्रायल बैलेंस में कोई भी आइटम दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में कोई भी आइटम दिया हुआ है तो वो एक ही जगह जाएगा, लेकिन एडजस्टमेंट में कोई आइटम दिया हुआ है, टेल मी, वो दो जगह है ना। देखो यहाँ पर लिखा, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया है, ये एज पर लिक्विडिटी है, कैश इन हैंड से स्टार्ट होकर लैंड एंड बिल्डिंग, और इसके नीचे भी आएगा क्या, गुडविल, कॉपीराइट, है ना, कॉपीराइट और पेटेंट एक्सेट्रा, ठीक है। और यहाँ पर बिल से लेकर कैपिटल, ये बेस्ड ऑन लिक्विडिटी है बैलेंस शीट, और दूसरा नीचे बनाया है बेस्ड ऑन परमानेंस, ठीक है ना। कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, बिल्स पेबल तक जा रहा है, ओके। ड्राइंग्स नहीं दिया, आप दे देना, अगर ड्राइंग रहेगा तो कैपिटल को अंदर लिखना, ऐड नेट प्रॉफिट करना, लेस ड्राइंग, ठीक है, माइनस, और जो है आउटर कॉलम कर सकते हैं। आफ्टर दैट इफ दिस इज, सही तो सिर्फ बोला है बैलेंस शीट बनाने, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन से आप गो थ्रू करोगे, वन बाय वन बनते जाएगा। I want to take the whole question and show. ये भी आई थिंक है। If this is the trial balance, question number 9, Shri Mittal gives following trial balance, ठीक है, capital, purchase and sale, opening inventory, trade receivable and trade payable, loan, OD, salary, advertisement, other expenses, returns, returns में purchase return भी है और sales return, ठीक है, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी। एक चीज तो तय है कि ये सब एक ही जगह जाएगा, एक ही बार जाएगा, वन टाइम प्लेसमेंट। यहाँ से उठाना है, या तो ट्रेडिंग पीएल के डेबिट पे लिखना है, या तो बैलेंस शीट के एसेट पे लिखना है। यहाँ से उठाना है, या तो ट्रेडिंग पीएल का क्रेडिट साइड लिखना है, या बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लिखना है। तो इफ वी स्टार्ट विथ ट्रायल बैलेंस, डेबिट साइड स्टार्ट करते हैं। देखो हम यही पर ड्राफ्ट करेंगे। शॉर्ट मैम ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट दिखाएंगे क्या? ओवरड्राफ्ट, व्हाट्स योर नेम? हर्ष अग्रवाल। हाँ बिल्कुल दिखाएंगे, गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड हर्ष। जब भी देखो इंटरेस्ट दे दिया, सिर्फ रेट दिया है, कुछ नहीं लिखा, क्वेश्चन इज साइलेंट, बट वी ऑल नो इंटरेस्ट दिखाना है, इम्प्लाइड, छिपा हुआ, आपसे डिमांड, और उसका भी डबल एंट्री होगा क्या, जर्नल होगा, बात करते हैं, ठीक है। तो पहले जिसमें ईयर एंड रहेगा तभी दिखेगा क्या चीज, ईयर एंड रहने पे तो नहीं दिखता है ना, पीएल में ईयर एंड रहने पे नहीं दिखेगा ना इंटरेस्ट। ईयर एंड रहने पे इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखेगा, चलिए ऐसा कुछ है क्या कि ईयर एंड में लोन टेकन, अच्छा मैंने ये नहीं पढ़ा, लोन टेकन एट ईयर एंड तब नहीं दिखेगा, ईयर एंड में क्यों दिखेगा? अगर स्टार्ट में रहता तो एक साल का इंटरेस्ट दिखाता है, एंड में है तो बनाएंगे क्या, सब सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं। तो ट्रेडिंग पीएल हमने बना दिया, या बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना दिया, ठीक है, एक पेज में पूरा ट्रेडिंग पीएल खींच दिया, लंबा सा, जगह का मोह नहीं करना, कॉपी का मोह नहीं करना, ठीक है। और यू विल स्टार्ट इधर डेबिट और क्रेडिट, जो आपको पसंद है। एक बार एडजस्टमेंट देख लेना, एडजस्टमेंट कुछ नहीं, एक ही एडजस्टमेंट, अगर एडजस्टमेंट रहता तो हम एडजस्टमेंट के साथ ही जाते, बट दिस क्वेश्चन इज विदाउट एडजस्टमेंट। चलो वी स्टार्ट विद डेबिट, परचेज एंड सेल, सेल नहीं देखेंगे हम, तो सिर्फ परचेज, हाँ ट्रेडिंग ऊपर,
टू परचेज। एक लाइन मैंने छोड़ दिया ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, 6,05,000, राइट ना। ओपनिंग इन्वेंट्री टू ओपनिंग स्टॉक 72,000। आप देखो कितना फटाफट बनता है। ट्रेड रिसीवेबल 90,000, एक्चुअली आई एम मूविंग विथ अमाउंट। 90,000 क्या ट्रेड रिसीवेबल है, बैलेंस शीट में थोड़ा सा बीच में या डेटा लिख सकते हैं, या अगर आपका टर्म ट्रेड रिसीवेबल है तो आप ट्रेड रिसीवेबल ही लिखना, जो टर्मिनोलॉजी यूज किया है। 2,70,000 इस सैलरी, यहाँ थोड़ा सा जगह छोड़कर, ठीक है, बनाते बनाते हैबिट हो जाएगी। कितना जगह, 2,70,000, ठीक है। आफ्टर दैट एडवर्टीजमेंट, इसके नीचे लिखते हैं, हाँ सेलिंग है पता है, लेकिन हम लोग फाउंडेशन के स्टूडेंट है, अलग अलग लिखने का जरूरत नहीं है। अदर एक्सपेंसेस, यस, कितना है, 60,000। रिटर्न्स, अरे एक गड़बड़ हो गया, इसको अंदर लिखना था, है ना, इसको अंदर, उस समय याद था, लिखते समय भूल गए हम एक्चुअली। हाँ, तो रिटर्न में ये क्रेडिट साइड वाला आएगा ना। चलो ये रिटर्न 40,000 मिला, तो हम लोग लेस सेल्स रिटर्न कितना, 40,000 कर सकते हैं, डेबिट साइड से जा रहे हैं तो। इसके बाद फर्नीचर 4,50,000, बिल्डिंग पहले लिखना चाहिए था 8,90,000, और कैश 5,000। डेबिट इज आई थिंक दिस इज 5,000, राइट, डेबिट इज आई थिंक ओवर, ठीक है। सारा आइटम से हमने गो थ्रू कर लिया। कम टू क्रेडिट साइड, कैपिटल अंदर में लिखेंगे 8,70,000, क्योंकि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा। सेल कितना, 12,00,000 माइनस करके 11,70,000, ठीक है। इसके बाद लोन, यहाँ पर 14% लोन कितना है, आउटर कॉलम में 1,70,000। ओडी 2 लाख, तो 1,70,000 क्या था, ट्रेड पेबल है, मतलब इसी को लिखते हैं ट्रेड पेबल 1,70,000। इसके बाद 2 लाख इज द अमाउंट ऑफ लोन, राइट। इसके बाद ओडी 1,12,000। इसके बाद 30,000, ये थोड़ा सा काटना पड़ जाएगा, लेकिन अगर आप अकेले बनाओगे और प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको माइंड में आ जाएगा कि रिटर्न है तो अंदर ही लिखना है। तो दिस इज 5 लाख, कितना आ रहा है, पक्का नहीं, ये इसको माइनस करके जो भी आएगा बाहर लिख देना, है ना। 5,75,000, 5,75,000, राइट ना। ये क्या है, परचेज इतना नहीं आएगा। Everything is over. Come to adjustment by closing stock amounted to 8 lakh, right? सारा क्रेडिट साइड ओवर हो गया, एडजस्टमेंट हो गया। इसको ऐड करो, यहाँ ऐड करो, 2GP आएगा, जो आएगा यहाँ पर लिखेंगे, बाय GP कैरी फॉरवर्ड करके नीचे, ठीक है। अब आंसर देख लेते हैं, बहुत हचपच हो गया, अब आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखो, ऐसा बनेगा हमारा, अलग अलग बनाना जरूरी नहीं है। इन द बुक्स ऑफ लिखना पड़ेगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस लिख देंगे, फॉर द ईयर एंडेड ऑन लिख देंगे। इनर कॉलम में डबल ब्लॉक करते हो बढ़िया, नहीं भी करते हो ये लाइन का जरूरत नहीं है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट आया, और हमारा, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। या तो डेबिट साइड से शुरू करेंगे या तो क्रेडिट साइड से, राइट। अगेन दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन, बन जाएगा होमवर्क में। मिस्टर मोहन गिव्स यू फॉरेन कैपिटल सेल एटसेट्रा लिखे। नाउ 2 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब क्लोजिंग स्टॉक बाहर है, बहुत अच्छा, दो जगह जाए, कहाँ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक बता सकते हो, डेबिट के रूप में कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट, और क्रेडिट के रूप में क्या कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। जर्नल क्या हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक को बुक में ला रहे हैं टू परचेज या टू ट्रेड, ये ठीक है। नेक्स्ट इज डेप्रिशिएट करना है फर्नीचर। क्या इसका एक एंट्री होगा या डबल एंट्री, जो भी ट्रायल बैलेंस से बाहर दिया हुआ है सबका डबल एंट्री होगा,
क्योंकि अभी तक इनके लिए जर्नल पास नहीं। टेल मी फर्नीचर का डबल एंट्री क्या होगा? एंट्री बताओ। डेप्रिसिएशन इज चार्ज 10%, फर्नीचर का अमाउंट देख लो, दिस इज आई थिंक 3,50,000 ना, 10% इज 35,000। पीएल नहीं बोलेंगे आप, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, ठीक है। दो जगह जाएगा, डेप्रिसिएशन के रूप में डेबिट होगा, कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा 35,000। हाँ एसेट घटा ना, फर्नीचर घटा ना, एसेट में नहीं जाएगा ये आप लिखोगे, आंसर देखते हैं। ये देखो कहाँ जा रहा है डेप्रिसिएशन, ये देखो टू डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन यहाँ जा रहा है, डेबिट जो हो रहा है वो यहाँ आ रहा है, माइंड इट। एंट्री क्या था? डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, फर्नीचर को घटाना है भाई, क्रेडिट होगा ये। अभी डेप्रिसिएशन इज डेबिटेड एंड इट इज रिटेन हियर, ये देखो क्लियर ना। और बैलेंस शीट में ये फर्नीचर को आप घटा रहे हो, आप चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते थे फर्नीचर 3,15,000, ये अंदर नहीं लिखते, लेकिन ये बेटर प्रेजेंटेशन के लिए है, ताकि कोई भी हमारा बैलेंस शीट देख ले तो उसे पता रहे कि इस साल हमने डेप्रिसिएशन इतना चार्ज किया। ये लिखना क्या जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है, अगर हमने वो जर्नल पास किया। कौन सा जर्नल? डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, ठीक है। समझ में आया? क्लियर हुआ? ओके क्वेश्चन नंबर 12 इज योर होमवर्क। ओके इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट, अब अगर हम उसको भी डिस्कस करते हैं। एक दो एडजस्टमेंट का काम चला लिया, यहाँ पर 5-6 एडजस्टमेंट, इसको थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है, कैसे बनेंगे, वी विल गो थ्रू। ओके अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मुझे जगह मिला, क्या होता अगर, मेरा क्वेश्चन सुनना, दिस इज आवर ट्रायल बैलेंस। सी फर्नीचर इज गिवन 1 लाख, डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज 10%। आपने क्या किया? ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट, टेल मी दिस इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड दिस इज बैलेंस शीट। बोलो क्या करें? डेप्रिसिएशन का पहले कैलकुलेशन, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइकिल 10,000, ये दो जगह जाएगा, आपने सोच लिया, ठीक है। और एक मन में या फिर बुक्स में, जो हम लोग स्टूडेंट लोग नहीं पास करते, लेकिन बुक में एंट्री पास हुआ, डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ और फर्नीचर क्रेडिट हुआ, कितने रुपए से? 10,000 से। और डेप्रिसिएशन क्योंकि डेबिट है और एक खर्च है, तो ये पीएल में जाएगा। आप यहाँ पर लिख रहे हो टू डेप्रिसिएशन 10,000, और फर्नीचर जो 1 लाख था, इसको लिखने के बाद ये 10,000 से घट गया, राइट और नॉट? ट्रायल बैलेंस के बाद, बनाने के बाद घटा है 10,000 से, तो यहाँ बैलेंस शीट में फर्नीचर 90,000 से आएगा। वी ऑल नो कैसे आएगा, 1 लाख हमने लिखा माइनस 10,000 पर डेप्रिसिएशन and amounted to 90,000, right? Clear? Now, क्या होता अगर डेप्रिसिएशन यही लिखा होता 10,000? आराम से सोचो, अगर डेप्रिसिएशन यहाँ लिखा होता तो क्या क्या इफेक्ट होता? अगर डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखा होता तो सबसे पहले ये जर्नल पास किया गया होता ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले। प्लीज पे अटेंशन, सब लोग ध्यान से सुनो।
अगर डेप्रिसिएशन नोट्स में ना हो करके, इंफॉर्मेशन में ना हो करके ट्रायल बैलेंस में होता तो इसका मतलब ये जर्नल पहले पास किया जा चुका होता ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले, और उस केस में डेप्रिसिएशन 10,000 से डेबिट साइड दिखता और फर्नीचर क्या 1 लाख से दिखता। उस केस में फर्नीचर कितना से दिखता, 90,000 से। और उस केस में फर्नीचर सिर्फ एक जगह जाता बैलेंस शीट में 90,000 से डायरेक्ट, और डेप्रिसिएशन एक जगह जाता ट्रेडिंग पीएल में टोटल डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो अगर ट्रायल बैलेंस में कभी भी डेप्रिसिएशन मिल जाए, इफ वी हैव अ ट्रायल बैलेंस और उसमें डेप्रिसिएशन है तो उसको कहां ले जाओगे, टेल मी, पीएल में ले जाओगे या बैलेंस शीट में लेस करोगे? पीएल में। नो, बैलेंस शीट में लेस नहीं करेंगे, ये खर्च है भाई, खर्च है विद डेबिट बैलेंस and it will be taken only to profit and loss account. Never get confused कि बैलेंस शीट में यहाँ पर डेप्रिसिएशन वर्ड लिखते हैं लेस होता है तो ये बैलेंस शीट में जाएगा पक्का मेरा, नहीं भाई, वो लेस होने के बाद फर्नीचर ऑलरेडी 90 दिखा रहा है। इज दिस क्लियर और नॉट? ठीक है, उसी प्रकार से अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक रहता है, अगेन हम इस स्पेस को बहुत यूज करेंगे, अब इसको सब हटा देंगे क्योंकि ऐसा जगह मुझे कॉपी में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। दिस इज माय ट्रायल बैलेंस, ओके, दिस इज माय ट्रायल बैलेंस, और यहाँ पर आप देखो एक इंफॉर्मेशन फर्नीचर है, चलो ठीक है, यहाँ परचेज भी दिया हुआ है 2 लाख और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 15,000, ओके, दिस इज 15,000 क्लोजिंग स्टॉक। अब पहले बताओ परचेज कहाँ जाएगा, तो आप बोलोगे ट्रेडिंग में परचेज लिख देंगे 2 लाख से, वेरी गुड। और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, इंफॉर्मेशन में है तो कहाँ जाएगा ये, एक बार डेबिट होगा एक बार क्रेडिट होगा। डेबिट के रूप में बैलेंस शीट के एसेट साइड गया, राइट, क्रेडिट के रूप में ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ क्रेडिट साइड गया, राइट ना, ठीक है। और इसके कौन सी एंट्री पास हुई, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट टू ट्रेडिंग, कितने अमाउंट से, 15,000, राइट ना, ठीक है। अब अगर क्लोजिंग स्टॉक अंदर ही दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या, ये एंट्री पास करने के बाद ये ट्रायल बैलेंस बना है और यहाँ ट्रेडिंग की जगह क्या लिखा हुआ है, परचेज, राइट। और उस केस में परचेज 2 लाख नहीं दिखेगा, जैसे देखो परचेज लेस हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, उस केस में परचेज 15,000 से कम दिखेगा, इट विल बी 1,85,000 and in that case purchase will be trial ट्रेडिंग अकाउंट में टू परचेज कितना से दिखेगा, 1,85,000 से दिखेगा, और क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ एक जगह जाएगा बैलेंस शीट में 15,000। ये क्लैरिटी आना जरूरी है। अभी 2 चीज पर आपने सीखा, पहला क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक बाहर है तो परचेज 2 लाख का दिख रहा है और इसके या तो आप यही से 15,000 माइनस करो तो भी चलेगा, या ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस से 15,000, दोनों में से कोई कर सकते हैं ना, या तो यहाँ से माइनस करो या क्रेडिट साइड दिखाओ, दोनों में से, राइट। अगर बाहर में है तो ये एंट्री पास नहीं हुआ, लेकिन अगर अंदर में है तो इसका मतलब परचेज के साथ एडजस्ट किया जा चुका है ना,
और परचेज के साथ एडजस्ट किया जा चुका है, या यू कहिए इस एंट्री को पास करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया गया है। तो जैसे ही एंट्री पास हुई परचेज कितना से कम हो जाएगा, तो परचेज अब कितना से दिखेगा, इंस्टेड ऑफ 2 लाख इट विल बी शोन एट 1,85,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक का जगह कहाँ है, इट इज एन एसेट। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो खर्च है, वो पीएल में जाएगा। क्लोजिंग का स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो ये एक एसेट है, राइट? कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। डेप्रिसिएशन अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो वो एक्सपेंस है, पीएल में जाएगा, राइट? कोई भी आइटम ट्रायल बैलेंस से मिल गया एक ही जगह जाएगा। डेबिट साइड है, कहाँ जाएगा? कोई भी डेबिट साइड है, ट्रेडिंग पीएल के डेबिट पे जाएगा या बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा। अगर क्रेडिट साइड लिखा है तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग पीएल के क्रेडिट साइड जाएगा या बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा। यही कॉन्सेप्ट लेके एक बार डेबिट साइड उठा करके पूरा उसे देख करके उनको प्लेसिंग कर दो, एक बार क्रेडिट साइड देख करके प्लेसिंग कर दो। अगर एडजस्टमेंट के साथ क्वेश्चन नहीं है तो इट इज सो इजी, बट जैसे कि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 में देयर आर सो मेनी एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट में याद रखना कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। फर्स्ट बहुत बारीकी से एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, राइट? दिस इज ओपनिंग स्टॉक, ओके, ये सारा एसेट दिया हुआ, कैश है, बैंक के डेटर है, स्टॉक है, फर्नीचर है। अमाउंट को मुंह में बात बोलने की जरूरत नहीं है फर्स्ट टाइम पढ़ते टाइम। एग्जामिनेशन हॉल में अब ऐसे नहीं पढ़ेंगे कैश 14,000, बैंक 26,000, रखना थोड़ी है, तो मैं सामने क्या क्या एसेट है वो एक बार देख लेना, ताकि हम लोग जब बनाने जाएंगे तो कितना स्पेस, मशीनरी है तो ऊपर लिखाएगा, डेटर है तो बीच में लिखाएगा, कैश है तो नीचे लिखाएगा। इस तरीके की बातें कुछ माइंड में क्रिएट हो जाए बनाते टाइम। फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, बिल्डिंग, अच्छा ये नेचर, मोटर कार, ओके, क्रेडिटर, लोन लिया हुआ है, ओके, प्रोविजन फॉर बैड डेट है, अच्छा प्रोविजन फॉर बैड डेट इसका भी ट्रीटमेंट करना है। परचेज है, परचेज रिटर्न, ओके, परचेज रिटर्न है मतलब लेस होगा परचेज से, परचेज को अंदर लिखना है। ये सब चीजें माइंड में आनी चाहिए, ठीक है। सेल से सेल रिटर्न, सैलरी, रेंट फॉर गोडाउन, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेट्स, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, फ्रेट ऑन परचेज। फ्रेट ऑन सेल लिखता तो वो कैरेज आउटवर्ड हो जाता है ना, कैरेज आउटवर्ड दिया, दोनों खर्च है, लेकिन ये ट्रेडिंग में जाएगा, फ्रेट ऑन परचेज, कैरेज आउटवर्ड पीएल में जाएगा। ड्राइंग दे दिया, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस प्रीमियम एक खर्च है, जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस खर्च, बैड डेट खर्च, बैंक एक्सपेंसेस खर्च, मोटर कार एक्सपेंसेस, कैपिटल, राइट ना। लेकिन अभी बनाना नहीं शुरू करेंगे कि मैम सिखा दिए कि पहले डेबिट साइड लिखो, क्रेडिट साइड लिखो, नहीं भाई, बहुत सारे एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट के साथ लिखना होता है। ओके, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएल for the year ended 31st March, balance sheet after making provision, अच्छा depreciation एक खर्च के रूप में, बिल्डिंग में से लेस होगा क्योंकि इंफॉर्मेशन में तो दो जगह जाएगा, एक खर्च के रूप में पीएल में डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट, डेबिट के रूप में पीएल में डेबिट हो रहा है और क्रेडिट के रूप में एसेट का बैलेंस, एसेट साइड घट रहा है ना। ओके, फर्नीचर को भी घटाना है, बिल्डिंग को घटाना है, एक स्टील टैबलेट, ओके, वन स्टील टेबल परचेज ड्यूरिंग द ईयर फॉर 14,000, इसी साल खरीदे थे, सोल्ड फॉर द सेम प्राइस बट सेल प्रोसीड, गलती भी कर रहा है ये पापा ने, सेल प्रोसीड वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल, कोई बात नहीं। एक स्टील टेबल खरीदा 14,000 में, वो ऐड किया हुआ होगा किसमें, फर्नीचर में, सेम अमाउंट में बेच दिया, 14,000 में ही बेच दिया, और ये 14,000 को सेल में ऐड कर चुका है, तो आपके दिमाग में एक चीज आया, सेल में से लेस करना पड़ेगा, करेंगे कि नहीं, क्योंकि सेल मींस सेल ऑफ गुड्स ओनली, नॉट एसेट, नॉट फिक्स्ड एसेट, तो सेल कम दिखेगा। ये सब एडजस्टमेंट जब तक नहीं पढ़ेंगे और सेल लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, है ना।
बेचने में क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ है? डेप्रिसिएशन 10% है। देखते इंफॉर्मेशन, ऑफिस इक्विपमेंट और 15%। फिर वैसे ही परचेज ऑफ टाइपराइटर ड्यूरिंग, या 40,000 का टाइपराइटर खरीदा, एसेट में दिखना चाहिए था, लेकिन परचेज में ऐड कर दिया, तो परचेज से लेस करेंगे, ये तो पक्का है। और टाइपराइटर नाम का एक एसेट बैलेंस शीट में दिखेगा, ये भी पक्का है। मोटर का सवाल ये उठता है, जो परचेज कर रहे हैं उस टाइपराइटर पर डेप्रिसिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा। दूसरा ये जो बेच रहे हैं स्टील टेबल, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा या नहीं होगा। कुछ इंफॉर्मेशन हो सकता है आगे, नहीं तो हमारा एजम्पशन काम करेगा। अगर हम मानेंगे कि शुरुआत में ही बेच दिए या जिस दिन खरीदा उसी दिन बेच दिए तो नहीं लगेगा डेप्रिसिएशन। और मानेंगे कि शुरुआत में खरीदे और लास्ट में बेचे तो साल भर का डेप्रिसिएशन होगा, तो उस पर लॉस या प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं, है ना। देखो क्लोजिंग स्टॉक गिवन 2 जगह जाएगा, दिमाग में आ गया। 2 महीने का रेट ड्यू है, तो क्या ये भी 2 जगह जाएगा? अमाउंट तो कैलकुलेट करना आसान है। आप रेंट पर देखो, रेंट कितना था, कितना है रेंट फॉर गोडाउन? 55,000। रेंट के लिए और भी कुछ दिया है क्या नीचे इंफॉर्मेशन? नहीं दिया। 2 months रेंट इज आउटस्टैंडिंग, तो वो 10 महीने का रेंट होगा क्या? ये कितने महीने का रेंट होगा? बोला 2 महीने का रेंट बचा है, साल में 12 महीने होते हैं। 2 महीने का रेंट हमने नहीं दिया, तो दिस मस्ट बी द रेंट ऑफ ओनली 10 months। तो पर मंथ का रेंट हमने कैलकुलेट किया 5500, और इस तरीके से 2 महीने का रेंट तो आउटस्टैंडिंग निकल गया 11,000। क्या जर्नल पास अब करेंगे ट्रायल बैलेंस बनने के बाद? यस। तो रेंट आउटस्टैंडिंग का क्या जर्नल होगा? देना है भाई खर्च। टेल मी। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। एक जर्नल आया मेरे पास, यहाँ भी सेम जर्नल आप लोग बोल रहे हो, क्या बोला आपने? आउटस्टैंडिंग रेंट, एक आउटस्टैंडिंग रेंट टू रेंट, ठीक है, हर्ष ने बोला। और तुमने क्या कहा? ओनर्स अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। कोई तीसरा बच्चा बोलेगा? दोनों गलत है। तीसरा आ रहा है रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। क्या ये सही है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग रेंट। प्रॉफिट एंड लॉस कभी ना डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा, वो भी बना नहीं है, अभी बनाएंगे, वो इसके बाद की चीज है। आप देखो पहले ये बताओ, ये सही है या नहीं? अच्छा आपने भी बस ऐसे ही बोल दिया, तो कम आ रहा है। हाँ वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग इज लायबिलिटी, तो क्रेडिट होगा, देना बाकी है। बैलेंस शीट में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? देना बाकी है। बहुत सुंदर रिप्लाई। रेंट एक खर्च है ना, खर्च तो डेबिट होगा, रेंट खर्च है, एकदम सही है। जर्नल, जर्नल होगा ये रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट एक खर्च है, वो बढ़ाना, डेबिट होगा। और ये कहाँ जाएगा? जब आप ट्रेडिंग पीएल बनाओगे तो वहां लिखोगे ना टू रेंट, अंदर लिखना 55,000, क्योंकि ऑलरेडी इसके लिए एंट्री पास हो चुका है। क्या एंट्री पास हुआ होगा? रेंट टू कैश। कभी ना कभी ये पास हुआ होगा ना, हर महीने 55,000, 5500 से 10 महीने 10 बार पास हुआ होगा ये। और रेंट दिख रहा है अब कितना? 55,000 का, और कैश उसके कारण से कम हुआ होगा 55,000। ठीक है। अब इस एंट्री में इस एंट्री को ऐड करेंगे, कौन सा? ये रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, ये वाला, ये ऊपर में यहाँ पर जो रेंट टू आउटस्टैंडिंग। तो रेंट को बढ़ाना पड़ेगा, ये तो 10 महीने का रेंट यहाँ पर आपने लिखा है। एड आउटस्टैंडिंग। माय डियर, ये आउटस्टैंडिंग रेंट ये क्रेडिट वाला नहीं है, ये डेबिट वाला है।
डोंट कंफ्यूज, आप डेबिट कर रहे हो, डेबिट पे ये डेबिट को लेकर आ रहे हैं, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए आपका वर्ड लिखा गया आउटस्टैंडिंग। कितना है 11, whatever amount coming outside। और बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग रेट, ये देखो ये क्रेडिट जो अमाउंटेड टू, क्या सही हुआ? जितना डेबिट हुआ उतना क्रेडिट हुआ। यस, डेबिट हुआ 11,000 से, क्रेडिट हुआ 11,000 से, बराबर। समझ में आया? समझ में आया? ये हम बनाएंगे नहीं, ये आपका होमवर्क है, आप बनाएंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन पर भी दो बार एंट्री कर देना। इंटरेस्ट ऑन लोन का, इंटरेस्ट देना है, खर्च है, तो इंटरेस्ट डेबिट होगा। दिया नहीं है और कब लिया था ये भी देख लेना, पर एनम है शायद रेट, कब से लिया था? 1/5 से, तो अप्रैल का ये 11 महीने के लिए इंटरेस्ट निकलेगा अमाउंट में, ठीक है ना। और क्रेडिट किसको करेंगे? क्या आपने कैश दिया है? नहीं, यहाँ बिल्कुल नहीं लिख रहा है कि कैश दिया, एंट्री पास नहीं हुई है। तो इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट लोन, तो क्या वर्ड यूज कर रहा है वो देख लेते हैं। पीएल में लोन एड आउटस्टैंडिंग, ये 6,000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, यहाँ क्रेडिट हो रहा है, ऐड हो रहा है। डेबिट क्या हो रहा है? इंटरेस्ट जो आपके यहाँ पर 6,000 कहीं ना कहीं इंटरेस्ट में गया, ये देखो इंटरेस्ट ऑन लोन एड आउटस्टैंडिंग, ठीक है। प्रोविजन 5% ऑन डेट, बैड डेट भी है, ये अगर बन जाए तो बढ़िया है, नहीं तो इसको छोड़ करके बाकी सारा आप लोग बनाने की कोशिश करना। We will take it on the next class, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम देखो, प्रोप्राइटर का LIC इंश्योरेंस प्रीमियम में इंक्लूडेड है, प्लीज थोड़ा सा लास्ट कर रहे हैं। अमाउंट नहीं आया, देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है आपके ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस में भी, देखो तो कुछ दिया हुआ है अमाउंट, आप देखो ना 27,000 दिया हुआ है ना। और लोन कितना है? लोन का अमाउंट बताओ तो, लोन मस्ट बी गिवन 3 लाख। 3 लाख। लोन कब लिया? 1 मई को लिया है, तो 3 लाख पर 12% पर एनम के रेट से 11 महीने का इंटरेस्ट कितना रहा? 33,000 आ रहा है, राइट। और 27,000 दिया हुआ है, तो 6,000 और देना है ना, ठीक है। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन होगा और होना चाहिए, और ये इस क्वेश्चन में तगड़ा कंफ्यूजन होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत सुंदर, नहीं क्लियर है तो थोड़ा सा रेडी रहना, माइंड का एक्सरसाइज होगा। ओके, बैड डेट वाला, अच्छा इसमें पॉइंट नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे थे आपके साथ। इंश्योरेंस प्रीमियम में 40,000, इंश्योरेंस प्रीमियम जो भी अमाउंट दिया है 40,000 क्या लिख रहा है देखो तो, प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, व्हाट डज इट मीन? व्हाट इज दिस? खुद का LIC देगा तो दिस इज ड्राइंग, एंड बैलेंस इज फ्रॉम 1490 to 36 to 2020। आपका अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हो रहा है? इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट कितना है बताओ तो, ऊपर से देख करके। इंश्योरेंस प्रीमियम 55,000। कहाँ पर लिखा है? 55,000। तो सबसे पहले तो इसमें से 40,000 ड्राइंग है, ठीक है।
ये कहाँ जाएगा? डेबिट है, डेबिट है या तो बैलेंस शीट में एसेट साइड, तो एसेट नहीं जा करके अगर लाइबिलिटी साइड माइनस कर दे कैपिटल से तो ठीक है, राइट। तो कैपिटल से 40,000 लेस हो जाएगा ड्राइंग का, बचा 15,000। ये क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000। कैन आई कॉल इट इज एन एक्सपेंस? यस, व्हाई नॉट? ये खर्च है, ये पीएल में जाएगा, लेकिन पीएल हम लोग बना रहे हैं 1/4/19 से लेकर के 31/3/20 तक का, राइट ना। और ये दिया हुआ है 1/4/19 से लेकर के 31/6/20 तक का, 1/4/19 से 30, मतलब ये 15 महीने का प्रीमियम है। माइंड में तुरंत आपका बोला, आपका ब्रेन क्या बोल रहा है कि 3 महीने का एडवांस है, तो वो प्रीपेड एक्सपेंस है। तो क्या ये 15,000 पीएल, अच्छा पीएल में कितना जाना चाहिए, 15,000 या 12,000? क्यों 12,000 क्यों नहीं ऐसे लेस कर 15,000 देंगे, जाना चाहिए? प्रीपेड लेस कर देंगे और क्यों नहीं पर्सनल प्रीमियम 15,000 जाना चाहिए, क्यों 12,000 जाना चाहिए? टेल मी। एक साल फाइनेंशियल करना है। क्योंकि ये ट्रेडिंग पीएल बन रहा है 1 साल के लिए, तो 1 साल के खर्चे उसमें जाएंगे। 1 साल से ना ज्यादा जाएगा ना कम जाएगा, सिर्फ 1 साल के खर्चे जाएंगे। और ये जो इंश्योरेंस हमने दिया है वो 1 साल प्लस 3 महीना फ्यूचर के लिए दिया है, तो फ्यूचर वाला लेस किया जाएगा, ठीक है। तो लेस तो कर देगा, जब सेकंड एंट्री कहाँ होगा? एंट्री क्या पास हो रही है आप ये बताओ? जर्नल क्या पास कर रहे हो आप? जर्नल क्या पास किया आपने? आपने जब इंश्योरेंस का 15,000 रुपया दिया तो आपने क्या एंट्री पास की? ये इरेज कैसे कर सकते हैं? इसमें इरेजर बना हुआ है। जब आपने इंश्योरेंस प्रीमियम का तो क्या एंट्री पास की? टेल मी। इंश्योरेंस टू कैश कितना रुपए से, है ना। जब हमने इंश्योरेंस किया पता है क्या एंट्री पास हुआ? द एंट्री हैज बीन पास्ड वाज इंश्योरेंस अकाउंट प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश 15,000। और सेकेंड एंट्री क्या होना चाहिए? इंश्योरेंस प्रीमियम इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस टू इंश्योरेंस प्रीमियम ना। और आपने ये कर दिया 15,000, लेकिन ये गलत किया। गलत इसलिए किया कि इसमें 3,000 क्या है? नेक्स्ट का। तो बेटर क्या था इस इंश्योरेंस प्रीमियम में से ये जो डेबिट हुआ है इसको 3,000 से क्रेडिट कर दो। इंश्योरेंस प्रीमियम को 3,000 से अगर हम क्रेडिट करते हैं तो डेबिट 15,000 क्रेडिट 3,000 मतलब डेबिट 12,000। तो डेबिट किसको करेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस। ये एंट्री पास हो। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट जो आगे साल के लिए है टू इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इंश्योरेंस प्रीमियम को घटाना है, जो 15,000 पीएल में चला गया उसको 3,000 से कम करा जाएगा। और ये डेबिट एसेट्स, ये बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस है। व्हाट आर एसेट्स? एसेट्स का डेफिनेशन भी एक बार याद कर दे। एसेट्स आर राइट्स, हमारा हक है। हमारा हक है कि अगले साल भी 3 महीने का हमें इंश्योरेंस का कवरेज मिलेगा, ठीक है ना। तो डेबिट के रूप में ये बैलेंस शीट में चला जाएगा और क्रेडिट के रूप में इंश्योरेंस प्रीमियम पीएल से घट जाएगा। आते हैं एक बार आंसर में। इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ दिख रहा है? इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ दिख रहा है? इंश्योरेंस प्रीमियम सी दिस 12,000। यहाँ आप लिख सकते थे 15,000 लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, राइट। अमाउंट विल बी। एक छोटा सा क्वेश्चन, सैलरी आपके पास 2 स्टाफ है, उसको आप 5,000 रुपए पर मंथ करके सैलरी देते हैं। महीने का सैलरी हुआ 10,000, ठीक है। साल का सैलरी हुआ
1,20,000। लेकिन इस साल आपने कैश 1,10,000 ही दिया है अभी तक और 10,000 देना बाकी है। क्वेश्चन समझ में आया? टोटल 2 स्टाफ है, 5,000 रुपए पर मंथ करके आप सैलरी देते हो, 10,000 पर मंथ सैलरी है, टोटल सैलरी होता है 1,20,000। अभी तक आप पूरे साल में 1,10,000 दिए हो और 10,000 देना बाकी। पीएल में कितना अमाउंट जाएगा? सिंगल क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस जब आप बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस तो यहाँ 2 सैलरी लिखोगे, व्हाट द अमाउंट शुड बी? सिंपल एंड स्मार्ट आंसर इस साल का ही आएगा, चाहे आपने दिया है या नहीं। कैश गया है या नहीं गया हमें नहीं पता। दिस इज नोन एज अक्रूवल कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? ठीक है, पैसे से मतलब नहीं। हो सकता है आप एडवांस में 50,000 एक्स्ट्रा दे दिए, 1,20,000 देना था उसकी जगह आपने 1,70,000 दे दिया, तो भी पीएल में कितना जाएगा? 1,20,000। ठीक इसके जैसा हम लोग 1,20,000 लिखेंगे, लेस प्रीपेड सैलरी, माइनस कर देंगे 50,000 एंड आउटर कॉलम में 1,20,000 ही आएगा। इस साल के खर्चे ही आते हैं क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट लगाना है। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है? उसने इस साल काम किया हमारे स्टाफ ने, तो उसके कारण इस साल का सैलरी बढ़ा। सैलरी इज टू बी मैच्ड विद द ऑल एक्सपेंसेस। We can't write 1,50,000, we can't write 1,10,000. We have to write only this साल का खर्च, whether cash has gone or not. It will always be 1,20,000. इसी कारण से यहाँ प्रीपेड आप एडजस्ट कर रहे हो, मैचिंग कॉन्सेप्ट है यहाँ, है ना? इस साल तो इतना ही खर्च हुआ है, यही इस साल के सेल में बेनिफिट देगा। ये 3,000 तो अगले साल देगा, तो अगले साल का खर्च बढ़ेगा। गॉट इट? एक बार देखना ये क्वेश्चन, और भी अगर आप लोग देखना, अगर बनने लायक होगा 2-4 क्वेश्चन आगे। गो अहेड। प्रोविजन एंड रिजर्व छोड़ देना, वी विल टेक इट लेटर ऑन। 12 नंबर क्वेश्चन तक हमने गो थ्रू किया है, तो वहां तक आप बुक को उठा करके देख सकते हो, बना सकते हो। एज मच एज यू कैन बनाओ, अभी कोई होमवर्क स्पेसिफिक नहीं है आज, ठीक है? चले लीव।